तो इस कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक काफी खतरनाक इंटरगैलेक्टिक काइजू इंसानों पर अटैक करने के लिए ऊपर से आया होता है और ये सभी को मारना शुरू कर देता है। पर ये अभी खतरे की निशानी है, इससे भी ज्यादा और काफी खतरनाक काइजूस दुनिया में आने वाले हैं। और लो भाई, ये सारे के सारे काइजूस इस दुनिया में टपक चुके हैं, जो कि इस पूरी दुनिया का बट्टा बिठाने वाले हैं, यानी कि सभी को काफी आसानी से खत्म कर देंगे। पर इंसान भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो भी सारे देशों को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं जो कि इन काइजूस को मारने के लिए सामने आ जाती है। लेकिन वो थोड़ा सा ही सफल होते हैं, पर उन्हें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। पर रुको रुको, शायद यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जो कि आगे चलकर इन काइजूस से ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा शर्मीला है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये बच्चा मीठा निकले। वैसे इस बच्चे का नाम है तेत्सुओ और जब ये जा रहा होता है वो ये देखता है कि उसके सामने एक रोबोट है जो कि इस बात को लेकर काफी ज्यादा हंगामा कर रहा है कि उसे काइजूस के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। और सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर हम इसे ब्लास्ट कर देंगे तो सारे काइजूस एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इन सभी का मेन रिसर्चर है और वो ये कहता है कि तुम बस एक प्रोटोटाइप हो और हमने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि हम तुम्हें काइजूस के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएं। और साथ ही में ये बंदा कहता है कि हमें ऐसे ही काफी सारे रोबोट्स बनाने चाहिए ताकि कोई भी इंसान लड़ाई में मारा ना जाए। पर ये रोबोट उससे कहता है तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं अभी जीना चाहता हूँ। तेत्सुओ जो कि पास में खड़ा हुआ है और वो भी इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि पूरी सिटी में अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, यानी कि काइजूस ने दोबारा से इस सिटी पर अटैक कर दिया है और सारे लोग उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। आइयो अम्मा बचा लो रे। लेकिन तेत्सुओ यहाँ से नहीं भागता और वो जाते ही सीधा इस रोबोट में बैठ जाता है जिसका नाम है स्नोमैन और वो सारे के सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लेता है। स्नोमैन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ काफी खतरनाक है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी ये बात हमारे सामने आती है कि स्नोमैन एक काफी खतरनाक रोबोट है जो कि कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। पर तेत्सुओ उसे अब भी कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा होता है क्योंकि वो एक जीनियस है। क्या मैं ऐसे करूँ, क्या ऐसे ऐसे, अरे ओए संभल जा। अब जैसे ही कोजिका बाहर आकर देखता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसके बेटे ने इस रोबोट को संभाल लिया है और उसे भी इस बात पर बिलीव हो जाता है कि उसका बच्चा सच में एक जीनियस है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर ये बता रही होती है कि यहाँ पर इस काइजू को मार दिया गया है और जिस रोबोट ने इसे मारा है उसे चलाने वाला एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल है। और तभी कोजिका सामने आता है और वो ये कहता है कि मैंने ही इसे बनाया है और वो मेरा बेटा है। यहीं से ये सारी बातें सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हो जाती है, यानी कि ये सारी बातें आग की तरह फैल रही होती है। ये सारा कुछ देखकर कोजिका ने अपना दिमाग चेंज कर लिया होता है और वो ये कहता है कि इन दोनों की जोड़ी काफी कमाल की है और हम फ्यूचर में इन दोनों को फाइट करते हुए दोबारा से देखेंगे। लेकिन भाई तेत्सुओ की तो फटकर 4 हो चुकी है क्योंकि सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे हैं। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है जहाँ पर तेत्सुओ के लिए ये सारा काम काफी आम हो जाता है और वो बड़ी आराम से इन सारे के सारे काइजूस को ठिकाने लगा रहा होता है और लोगों के सामने एक काफी कमाल का मसीहा बन जाता है, यानी कि इन दोनों की ही जोड़ी हिट हो जाती है। यहीं से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेत्सुओ एक इंटरगैलेक्टिक स्पेसशिप के अंदर है और वो एक किताब पढ़ रहा है जिसके अंदर 101 नुस्खे हैं कि दोस्ती कैसी की जाए। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और तेत्सुओ को ये पता लगता है कि फाइनल बैटल स्टार्ट होने में बस 40 मिनट बाकी हैं और उससे ये कहा जाता है कि वो जल्दी से स्नोमैन के अंदर बैठ जाए। अरे तेत्सुओ, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा हाँ ठीक है। और ये बोलते ही वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन बाहर आते ही इस बंदे की काफी ज्यादा फट रही होती है और स्नोमैन इसके सामने खड़ा हुआ है जिसे ये यूकियो बुलाता है। तेत्सुओ उसे कहता है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, और वैसे भी मैं लड़कियों से बात करने में काफी नल्ला हूँ, मैं उनके सामने सही से बात नहीं कर पाता, मेरा क्या होगा। अरे सुनो, तुम्हें हार नहीं माननी है, बस डटे रहो। तेत्सुओ ये बताता है कि यूकियो उसके सामने पिछले 10 सालों से यही सेम बात बार बार रिपीट कर रहा है और अब तेत्सुओ को काफी गुस्सा आ चुका है और वो उसे कहता है कि तुम क्या जानते हो कि दोस्ती कैसी होती है। दोस्ती करने के लिए हमारे सामने काफी सारे हर्डल्स होते हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है और मैं तो बस बार बार काइजू से ही फाइट कर रहा हूँ। मिस्ट उसके सामने आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा ये जहाज काफी जल्दी ही काइजूस के झुंड के पास पहुँच जाएगा और जैसे ही ऐसा होता है तो हम तुम्हें उस स्पेसशिप से अलग कर देंगे और काइजूस के झुंड के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करेंगे जिससे वो एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। यूकियो इन सभी को इस बात की श्योरिटी देता है कि वो और तेत्सुओ मिलकर इन सारे के सारे काइजूस को अपनी तरफ इकट्ठा करेंगे और उन्हें काफी आराम से ठिकाने लगा देंगे। अगली पल ये सारे इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि बहुत सारे काइजूस उनकी तरफ आ रहे हैं और ये कोई 10-12 काइजूस नहीं है, ये उनकी एक विशाल गंगा है, यानी कि बहुत सारे काइजूस
क्रू मेंबर्स की ये सारा कुछ देखकर काफी फट रही होती है। तेत्सुओ कुछ पल के लिए शांत होता है और वो ये सोचता है कि मुझे एक काबिल इंसान बनना है और मुझे ये करना ही होगा। और जैसे यूकियो उसे कहता है कि मालिक सारे काइजूस यहाँ पर आ चुके हैं। और भाई ये सुनते ही तेत्सुओ का मूड पूरी तरह से स्विंग हो जाता है, यानी कि वो अपने फाइट मोड में आ चुका है। वो इन सारे के सारे काइजूस को मारने के लिए 7 स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है। सभी लोग ये देखकर काफी शॉक थे कि उसने एक साथ काफी सारे काइजूस को मौत के घाट उतार दिया है और ये करना उसके लिए काफी मामूली है। मिस्ट उन सभी को ये बात याद दिलाती है कि तेत्सुओ उनका सेवियर है और इस फाइट को वो ही जीतने वाले हैं। जैसे ये सारे उस पॉइंट तक पहुँचते हैं तो मिस्ट सभी को ये बताती है कि फाइनली हम पहुँच चुके हैं और अब टाइम आ चुका है इन्फिनिटी लेजर को यूज करने का। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ में एक्साइटेड भी। और अगले पल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी खतरनाक और काफी बड़ा एनर्जी का गोला बनना शुरू हो जाता है, पर अगली पल वो चीज गायब हो जाती है। मिस्ट को ये बताया जाता है कि उनका ये अटैक फेल हो चुका है, यानी कि उनका सिस्टम क्रैश हो चुका है। अभी सारी बातें मिस्ट के दिमाग में चढ़ रही होती हैं और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। और अब देखते ही देखते पूरा का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स करना शुरू हो जाता है, यानी कि इस स्पेसशिप की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम सही से काम नहीं करता। तेत्सुओ और यूकियो दूर से खड़े हुए ये सारा कुछ नोटिस कर रहे होते हैं और तभी अचानक वो ये देखते हैं कि इस स्पेसशिप में एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। तेत्सुओ ये सारा कुछ देखकर हैरान हो गया था और उसे ऐसा लगता है कि शायद से सारे के सारे इंसान मारे जा चुके हैं, पर यूकियो उससे कहता है कि तुम अभी शांत रहो, अगर उसमें कोई भी इंसान जिंदा है तो हमें उन्हें बचाना होगा। पर यूकियो उससे कहता है कि अभी ये फाइट एंड नहीं हुई है और हमें मिलकर इन सारे के सारे काइजूस को पहले खत्म करना है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेत्सुओ काफी थक चुका है और उसने काफी सारे काइजूस को जान से मार दिया है, पर इनकी संख्या काफी ज्यादा है। यूकियो भी घायल हो चुका है। तेत्सुओ को ऐसा लगता है कि उनके पास हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। यूकियो उससे कहता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर डाल दो ताकि मैं यहाँ पर ब्लास्ट हो जाऊँ और इनकी संख्या काफी कम हो जाए, ताकि बाद में इंसान इन्हें काफी आराम से संभाल पाए। पर तेत्सुओ ऐसा करने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसने पहले यूकियो से वादा किया था कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। यूकियो इस बारे में उसे काफी कुछ समझाता है और ये दोनों इस बात के लिए अग्री कर जाते हैं। अब तेत्सुओ ये ढूंढ रहा होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन कहाँ पर है और उसे कैसे एक्टिवेट करना है, और ये सारे के सारे काइजूस उनके ऊपर बार बार अटैक्स कर रहे होते हैं। अब तेत्सुओ के सामने वो सारे फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि उसने अपनी लाइफ में स्पेंड किए होते हैं और उसे इस बात का भी रिग्रेट नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में कोई भी फ्रेंड बना नहीं पाया। लेकिन वो यूकियो से कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ थे। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुमने भी मेरा काफी साथ दिया है। ये बोलते ही यूकियो अपनी खुद की बॉडी पर पूरा कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तेत्सुओ ये ट्राई करता है कि वो दोबारा से यूकियो पर कंट्रोल कर पाए, पर ऐसा नहीं होता और उसे इस बात का भी अंदाजा है कि अब यूकियो क्या करने वाला है। मैंने हमेशा ही तुम्हें इस बात के लिए फोर्स किया कि तुम काइजूस के साथ फाइट करो और मैंने तुमसे वो सारा कुछ छीन लिया जो तुम चाहते थे। तेत्सुओ उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी अच्छा लगता है और ये सारा कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है, पर मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दे सकता। और जैसे ही काउंटडाउन एंड होता है तो यूकियो तेत्सुओ को यहाँ से भेज देता है। यूकियो तुमने ऐसा क्यों किया? वैसे भी मेरा असली सपना ये था कि तुम दोबारा से अर्थ पर जाओ और एक काफी अच्छी लाइफ स्पेंड करो, और हाँ मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर काफी सारे दोस्त बनाओ। ये सुनते ही तेत्सुओ की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और ये सारे के सारे काइजूस मारे जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेत्सुओ की आंख खुलती है और वो जापान में आ चुका है और उसका सिस्टम उसे बताता है कि वो पिछले 8 सालों से कोल्ड स्लीप में था। तेत्सुओ ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है, यानी कि उसे इस अर्थ को छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। भले ही उसकी उम्र काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब भी वो दिखने में एक बच्चा लग रहा है। वो ये सोचता है कि वो यहाँ से बाहर जाने से पहले ये डिसाइड करेगा कि उसे कैसे नए दोस्त बनाने हैं। पर जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता है वो ये देखकर काफी खुश था कि उसके स्वागत के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और वो उसे अपना सेवियर कह रहे होते हैं और साथ में वो ये कहते हैं अरे तेत्सुओ हमें तुमसे दोस्ती करनी है, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगी? तेत्सुओ ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होता है, पर तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि ये सारा कुछ बस एक सपना है और वो ये कहता है कि काश ये सारा कुछ एक सच होता तो कितना अच्छा होता। अब जैसे ही तेत्सुओ बाहर आकर देखता है तो वो ये देखकर काफी शॉक था कि ये पूरी दुनिया बर्फ में जम चुकी है और यूकियो ने जिस चीज के लिए अपनी जान दी थी शायद से ये उस चीज को बचा नहीं पाए हैं। पर अब भी उसे इस बात की उम्मीद होती है कि शायद से इसका इफेक्ट इसी एरिया में हुआ होगा और वो दोबारा से पोर्ट में जाता है और चेक करता है
और वो ये देखकर काफी शॉक था कि ये पूरी धरती बर्फ से जम चुकी है। ये सारा कुछ देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया से ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, पर मैंने यूकियो से वादा किया था कि मैं काफी सारे दोस्त बनाऊंगा, और जब इस दुनिया में लोग ही नहीं होंगे तो मैं दोस्त कैसे बनाऊं? तेत्सुओ ऑलरेडी ही यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो चुका है और उसे 22 घंटे हो चुके हैं, जिसके बाद उसे भूख लगती है। पर तभी अचानक उसके सामने यूकियो की रिकॉर्डिंग आ जाती है, जिसमें उसने ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर जाओ और काफी सारे दोस्त बनाओ। ये सुनते ही तेत्सुओ के अंदर दोबारा से एनर्जी आ जाती है और वो जल्दी से खाना खाकर बाहर निकल जाता है ताकि वो इस वर्ल्ड में इंसानों को ढूंढ पाए जिससे वो दोस्ती करेगा। जिसके बाद वो एक किताब को बाहर निकालता है और ये वही किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हें दोस्त कैसे बनाने हैं, और इसका पहला स्टेप ये है कि तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा। और तेत्सुओ ऐसा ही करता है क्योंकि उसके अंदर दोबारा से जोश आ चुका है। तेत्सुओ लोगों को आसपास ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है, पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और उसे इंसानों का आसपास कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। पर फिर भी वो अपनी खोज जारी रखता है इस आस में कि शायद से उसे कोई इंसान मिल जाएगा। आगे जाते हुए तेत्सुओ को एक इंसान मिलता है और इससे पहले ये उससे बात करता, इसकी बॉडी उससे टच होती है और वो इंसान पट से ही बिखर जाता है, यानी कि वो पहले ही मारा जा चुका था, वो भी ठंड से, बस उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी। तेत्सुओ ये सारा कुछ देखकर परेशान हो जाता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ के हालात काफी खराब हो चुके हैं। पर तभी वो ये देखता है कि इस इंसान के पास एक मशीन भी है जो कि अब भी काम कर रही है। तेत्सुओ इसका यूज करता है ताकि वो बाकी के लोगों को ढूंढ पाए और वो इसे काफी अच्छे से कंट्रोल भी कर रहा होता है। आगे जाते हुए उसके सामने एक काफी बड़ा गड्ढा आता है। वो ये सोचता है कि शायद से इंसान अगर बचे होंगे तो वो इसके अंदर हो सकते हैं, तो पहले मुझे एक काम करना चाहिए, तो चलो उन्हें आवाज देकर बुलाता हूँ। पर इस बंदे का नेचर काफी शाय है और वो उन्हें आवाज लगाने में असफल हो जाता है। लेकिन तेत्सुओ काफी ट्राई करता है पर इसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके पीछे एक काफी बड़ा काइजू आ जाता है, जिसको देखकर तेत्सुओ की फटनी शुरू हो जाती है और वो इससे बचकर इसी मशीन पर भाग रहा होता है। वो ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में भी ये सारे काइजू जिंदा हैं। वो इससे बचते हुए इस बड़े गड्ढे में कूद जाता है, लेकिन वो ये देखता है कि ये जगह वही है जिसे वो जानता है, लेकिन ये जगह भी पूरी तरह से बर्फ से घिरी हुई है। तो उसका हौसला टूटना शुरू हो जाता है। पर तभी उसे आँखियों से किया हुआ वादा याद आता है और उसके अंदर दोबारा से हिम्मत आ जाती है। अब ये काइजू दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है और तेत्सुओ उससे बचने का ट्राई कर रहा होता है। तेत्सुओ इस मामले में काफी लकी है कि काइजूस की सारे अटैक सामने से आते हैं, तो वो इन्हें काफी आराम से काउंटर कर रहा होता है। ये फाइट देखते ही देखते काफी ज्यादा इंटेंस होने शुरू हो जाती है और ये काइजू तेत्सुओ की इस मशीन को भी तोड़ देता है। तेत्सुओ को ऐसा लगता है कि अब वो मारा जा सकता है, पर तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है कि काइजूस को मारने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है, तो तुम उन्हें काफी आराम से मार सकते हो, बस हिम्मत रखो। और लो भाई, ये बात याद करते ही तेत्सुओ के अंदर काफी गुस्सा भर जाता है और जैसे ही काइजू उसे निकलता है तो तेत्सुओ उसके मुंह को चीरते हुए बाहर आ जाता है और ये काइजू यहीं पर मारा जाता है। अगले पल यहाँ पर कुछ इंसान आते हैं जो कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि किसी ने शायद से इस काइजू को जान से मार दिया है। और तभी इस काइजू के मुंह से तेत्सुओ बाहर निकलता है और वो इन सारे इंसानों को देखकर काफी खुश हो जाता है कि फाइनली उसने इंसानों को ढूंढ लिया। लेकिन भाई इन सभी लोगों की तेत्सुओ को देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है। उन सभी को ऐसा लगता है कि ये भी कोई काइजू है, पर तेत्सुओ मन ही मन में ये सोचता है कि यूकियो, मैंने इंसानों को ढूंढ लिया है। अबे ओए, तू कौन सा काइजू है, भाग जा यहाँ से, शू शू भाग। पर कुछ टाइम के बाद इन सभी को एहसास हो जाता है कि तेत्सुओ एक इंसान है और तेत्सुओ अपनी किताब की बातों को याद करता है कि दोस्ती करने का सेकंड स्टेप है कि जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो उसके सामने स्माइल करो। पर ये वाली स्माइल काफी गंदी होती है और ये सारे उसे देखकर काफी डर जाते हैं। अबे ओए, क्या कर रहा है ये? ऑलरेडी ही तेत्सुओ की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो बेहोश हो जाता है। तभी यूकियो उससे कहता है कि तुम तो बस ये बेकार की किताब पढ़ रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होता। पर तेत्सुओ उससे कहता है कि ये कोई बेकार की किताब नहीं है, ये एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसके 1 मिलियन से भी ज्यादा दोस्त थे। अब जैसे ही इस बंदे की आँख खुलती है वो अपने सामने काफी सारे इंसानों को देखता है जो कि इस काइजू को बीच में से काट रहे होते हैं और यहाँ की सफाई कर रहे होते हैं। अरे वाह, मेरे सामने काफी सारे इंसान हैं और अब मैं इन सभी से दोस्ती कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो ये देखता है कि किसी ने उसे बांधा हुआ है, पर तेत्सुओ घबराता नहीं है क्योंकि उसे ये पता है कि उसे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है और वो इन रस्सियों को आराम से खोल लेता है और आजाद हो जाता है। यहाँ पर ये सारे काइजू मिलने का जश्न मना रहे हैं और फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। एक का नाम है निशिमुरा और ये है आओ। आओ ये कहती है कि फाइनली उन्हें काइजू मिल चुका है और वो ऐसे ही आगे भी काम करती रहेगी। तभी एक बंदा उनके पास आता है और वो ये कहता है कि वो इंसान जिसे हमने पकड़ा था वो भाग चुका है। लेकिन भाई तेत्सुओ यहाँ पर आराम से चिल खड़ा हुआ है और वो ये देखता है कि कैसे ये इंसान काइजू को काट रहे हैं।
अब ये सारी बातें तेत्सुओ के दिमाग में पड़ने शुरू हो जाती हैं और वो ये समझ जाता है कि यहाँ पर ये सारे इंसान जिंदा कैसे हैं, क्योंकि वो इन काइजूस का इस्तेमाल ही एक ईंधन के रूप में कर रहे हैं। तेत्सुओ एक बच्चे को नोटिस करता है जो कि यूकियो के खिलौने से खेल रहा होता है, पर जैसे तेत्सुओ उसके पास जाता है तो ये बच्चा उसे अजीब कहकर यहाँ से भागता है। पर तभी तेत्सुओ ये नोटिस करता है कि बर्फ का एक काफी बड़ा पीस इस बच्चे पर गिरने वाला है और वो भागकर इसे बचाने का ट्राई करता है, पर वो ये जानता है कि वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाएगा और वो एक स्टिक का इस्तेमाल करता है और फाइनली इस बच्चे को बचा लेता है। तभी उसके डैड यहाँ पर भागते हुए आते हैं और इस बच्चे को गले से लगा लेते हैं। मैंने तुम्हें काफी बार मना किया है कि तुम्हें बर्फ के नीचे नहीं खेलना है। अब ये सारे लोग जो यहाँ पर खड़े होते हैं वो तेत्सुओ को देख रहे होते हैं और वो उसे देखकर काफी खुश है, पर वो उससे पूछते हैं शायद से हमने तुम्हें कहीं देखा है, तुम कौन से डिवीजन से हो। और ये सुनने के बाद तेत्सुओ की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं क्योंकि उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। अब ये सारे लोग तेत्सुओ पर शक कर रहे होते हैं, वैसे तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। पर तेत्सुओ के पास इनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि इन सभी से कहता है कि तुम सारे पीछे हट जाओ, इसके शांत रहने का कोई रीजन हो सकता है और एक बात तो साफ है कि हम इसके एहसानमंद हैं। और इस बंदे को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तेत्सुओ कहाँ से आया है। जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो ये कहता है कि मेरा नाम है ताकीमुरा। तेत्सुओ भी हिम्मत जुटाकर उससे हाथ मिलाई लेता है। ताकीमुरा उससे कहता है अरे ओए बच्चे, तुम बस यहीं रुको, मैं बस अभी आया। ये सारे बंदे भी यहाँ पर खड़े हुए सारा तमाशा देख रहे होते हैं कि हमें उसे दोबारा से पकड़ लेना चाहिए, पर आओ कहती है अरे नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है और वैसे भी हम उन लोगों को पकड़ते हैं जो कि यहाँ के लिए खतरा हो और अभी मुझे ये इंसान खतरा नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ कि ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है, पर वो कभी न कभी सॉल्व तो हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों तेत्सुओ को परेशान कर रहे होते हैं। हाँ भाई तेत्सुओ, क्या हाल है तेरे। और जैसे आओ और बाकी सब आगे जाते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ से काफी बड़ा हाथ बाहर निकलता है। ये सारे उसे देखकर स्टन हो जाते हैं क्योंकि ये वाला काइजू पहले वाले काइजू से भी काफी बड़ा है। तेत्सुओ इस बात से काफी परेशान है क्योंकि उसने भी ऐसा काइजू अपनी लाइफ में पहली बार देखा है जिसकी बनावट कुछ ऐसी है। अब इस वाले काइजू को देखकर इन सारे इंसानों की फटनी शुरू हो जाती है और इससे पहले ये कुछ करते वो काइजू इनमें से कुछ लोगों को जान से मार देता है और इन सभी की डरी हुई आंखों को देखकर ये तो पता लग जाता है कि इनकी सिचुएशन काफी वर्स्ट है। ये वाला काइजू बार बार अपने हाथों को चाट रहा होता है, यानी कि उसे ब्लड काफी अच्छा लगता है। तेत्सुओ उसे देखकर ये सोचता है कि मैं इससे फाइट कैसे कर सकता हूँ और अब मेरे पास यूकियो भी नहीं है और मैं अपने खाली हाथों से इसे हरा नहीं सकता। तभी तेत्सुओ के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ये सोचता है कि उसे यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए कि वो ऐसे काइजू से निपटने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पर जैसे तेत्सुओ उन्हें देखता है तो उन सभी की ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फट रही होती है और तेत्सुओ को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये सारे भी कुछ नहीं कर सकते। तेत्सुओ ये डिसाइड करता है कि उसे आगे जाना होगा और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और उसे ही इन सभी को बचाना है। एक बंदे की काफी ज्यादा फटनी शुरू हो जाती है तो वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है। तेत्सुओ उसे रोकता है पर वो नहीं सुनता और ये वो काइजू भी नोटिस कर लेता है और इससे पहले ये काइजू उस बंदे की जान लेता तभी आओ उसे आकर बचा लेती है, यानी कि ये बंदा बाल बाल बचता है। ये बंदा आओ को थैंक्स करता है कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन तभी आओ अपना सर जमीन में मारती है क्योंकि इस काइजू ने एक और इंसान को खा लिया है और आओ अपने सामने ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि काइजू किसी इंसान को जान से मार दे। अभी ये घबराने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना होगा। जिसके बाद आओ यहाँ पर चारों तरफ फॉग मशीन को चालू कर देती है जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं होना शुरू हो जाता है। जैसी आओ ये देखती है कि सारा कुछ उसके कंट्रोल में है तो वो सभी से कहती है कि सारे लोग यहाँ से भाग जाओ और उसकी एक आवाज सुनते ही ये सारे लोग सेफ जगह पर भागना शुरू कर देते हैं। तेत्सुओ ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान था और उसे ये बात समझ नहीं आती कि एक ही आवाज में ये सारे लोग इतनी जल्दी यहाँ से कैसे भाग रहे हैं, पर साथ में वो ये सोचता है कि अब शायद से ये सारे लोग यहाँ से भाग जाएंगे और सिचुएशन दोबारा से अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर जैसे वो इस काइजू को देखता है तो ये काफी इविल स्माइल कर रहा होता है। तेत्सुओ ये समझ जाता है कि पक्का ये कुछ न कुछ काफी बड़ा करने वाला है। तेत्सुओ ने पहले भी काफी सारे काइजू से फाइट की है तो वो ये जानता है कि ये सिचुएशन काफी खराब हो सकती है और अब ये काइजू एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला है। तेत्सुओ ये सोचता है अगर मैंने इसे नहीं रोका तो आगे भी काफी सारे लोग मारे जाएंगे तो मुझे इसे रोकना होगा, पर मैं कैसे करूं? लेकिन तभी ताकीमुरा उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और सारे लोग भी उसकी चिंता कर रहे होते हैं। तेत्सुओ ये सोचता है कि मेरे मन में काफी अजीब सा हो रहा है और जब मैंने इससे दोस्ती की थी तो मुझे काफी अच्छा लगा था और
अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये बोलते ही तेत्सुओ उल्टी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है और वो ये चाहता है कि इस काइजू का ध्यान उसके ऊपर हो जाए और ऐसा ही होता है। आओ भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान थी कि तेत्सुओ ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है। जिसके बाद ये काइजू एक के बाद एक तेत्सुओ पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर तेत्सुओ इससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आखिरकार इसकी चपेट में आ जाता है। जैसे ही ताकीमुरा ये देखता है तो वो उसे बचाने के लिए आगे जा रहा होता है, पर सारे लोग उसे रोक लेते हैं। आओ भी ये देखकर काफी शॉक थी और उसे ऐसा लगता है कि शायद से तेत्सुओ मारा जा चुका है। और फिर आओ जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे जा रही होती है, वो ये देखती है कि इस काइजू ने तेत्सुओ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसकी हालत काफी अधमरी है। देखकर ऐसा लगता है कि तेत्सुओ की जान जाने वाली है, लेकिन तभी अचानक उसकी स्किन पर लगी हुई ये चीज ग्लो करती है और ऊपर की दीवार अचानक से ही टूट जाती है और एक काफी बड़ी चीज आकर इस काइजू के ऊपर गिरती है। तेत्सुओ ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान था और उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो तेत्सुओ को ढूंढना शुरू कर देता है कि वो कहाँ पर है। जैसे उसे तेत्सुओ की आवाज आती है तो वो यहाँ पर आ जाता है और ये वही बैकअप प्लान है जो कि यूकियो ने उसके लिए छोड़ा था, पर तेत्सुओ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इसे यूज करेगा या फिर ये उसके काम आएगा। अब देखते ही देखते ये पूरा का पूरा एस्केप पोर्ट दोबारा से यूकियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि तेत्सुओ से ये कहता है कि चलो टाइम आ चुका है जवाबी कार्रवाई करने का। जिसके बाद हमारी कहानी दोबारा से उसी टाइम पर आ जाती है जहाँ पर सिटी में काइजूस ने अटैक करना शुरू कर दिया था और ये सारे लोग उनसे बचने के लिए काइजूस पर अटैक करते हैं। और यहीं पर हम यूकियो को देखते हैं जिसको चलने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। कोजी का भी दूर से खड़े हुए आराम से ये सारा कुछ नोटिस कर रहे होते हैं और वो यूकियो से ये कहते हैं कि शायद से मैं रात में ट्यून अप करना भूल गया, मुझे माफ करना। तेत्सुओ ये ट्राई करता है कि वो किसी तरह से यूकियो को कंट्रोल कर पाए, पर ये करना आसान नहीं होता और जैसे ही वो अपनी ड्रिंक पीता है तो उसे ये ड्रिंक काफी अजीब लगती है क्योंकि ये कोई ड्रिंक नहीं है, ये एक ऑयल है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये ऑयल वाली गलती भी उसके डैड की होती है और वो इसके लिए भी माफी मांगते हैं, मुझे माफ करना। जैसे तैसे करके ये इस काइजू को हराकर दोबारा से बेस में लौट जाते हैं, पर वो ये देखते हैं कि कोजी का यहाँ से जा चुका है, यानी कि उसके डैड यहाँ से निकल चुके हैं और अब ये दोनों ही इस बेस में हैं। और यूकियो वो पहला रोबोट था जो कि तेत्सुओ का दोस्त बना था और जब यूकियो ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था तो तेत्सुओ काफी लंबे टाइम तक ऐसे ही स्पेस में यहाँ वहाँ भटकता रहा। और जब भी तेत्सुओ यूकियो के बारे में सोचता तो उसे ऐसा लगता कि उसके मन में कोई न कोई खालीपन है और वो भरने वाला नहीं है। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर तेत्सुओ ये देखकर काफी शॉक था कि यूकियो उसके सामने है और इससे पहले वो उससे बात कर पाता ये काइजू दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर यूकियो हरकत में आ चुका है और वो इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके इस काइजू को नीचे गिरा देता है। वो ये कहता है कि जब उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था तो उसने खुद को इस एस्केप पोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था, पर उसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर अब वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है और इसलिए वो काफी लंबे टाइम से तेत्सुओ के सामने नहीं आया था। तेत्सुओ ये सारी कहानी सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें भी भर जाती हैं क्योंकि उसके सामने उसका इकलौता दोस्त है यानी कि यूकियो। बाकी सब भी इन दोनों की दोस्ती को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और वो ये बताते हैं कि वो काइजू अब भी जिंदा है। यूकियो ने जो अटैक इस काइजू पर किया होता है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये काइजू पहले से भी काफी गुस्से में है और अब वो इन सभी की वाट लगाने वाला है। लेकिन भाई सच बताऊं तो यूकियो को इन सारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो ये कहता है कि जो भी मेरे और तेत्सुओ के बीच में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग काइजू क्यों ना हो। तेत्सुओ ये सोचता है कि हम सच में इसका सामना कर सकते हैं क्योंकि ये काइजू काफी स्ट्रॉन्ग है। यूकियो उससे कहता है कि मेरे पास ये जो बॉडी है ये बस एक एस्केप पोर्ट है और ये पहली वाली बॉडी से भी काफी कमजोर है, लेकिन ये दोनों एक बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों अब एक साथ हैं तो ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि तेत्सुओ इस रोबोट से बातें कैसे कर रहा है। ये सारे आगे आकर असल में ये देखना चाहते हैं कि तेत्सुओ इस रोबोट से क्या बातें कर रहा है, पर आओ उनसे कहती है तुम जानते हो ना कि वो काइजू कितना स्ट्रॉन्ग है, तो सारे पीछे हट जाओ। अगले पल हम ये देखते हैं कि वो काइजू दोबारा से वही पोज लेना शुरू कर देता है। यूकियो ये समझ जाता है कि ये काइजू अब क्या करने वाला है। ये काइजू अपनी गर्दन को काफी पीछे कर लेता है और अपने हाथों को जमीन में घुसा देता है जैसे कि वो एक काफी खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो काइजू काफी फुर्ती से उन दोनों पर अटैक कर देता है जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जैसे ही सारा धुआं छटता है तो हम ये देखते हैं कि यूकियो ने तेत्सुओ को बचा लिया है और वो समय रहते ही सामने से हट गए थे, लेकिन ये काइजू दीवार में घुस जाता है यानी कि उसका सर अब भी दीवार में है।
अभी काइजू दोबारा से बाहर आ चुका है और वो इन दोनों पर दोबारा से अटैक करने के लिए पोज बना रहा होता है। तेत्सुओ ये सोचता है अगर हम ऐसे ही इससे बचते रहेंगे और इस पर लेट अटैक करेंगे तो हमारे बचने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि ये काइजू रुकने वाला नहीं है और वो दोबारा से हमला करने के लिए रेडी हो रहा होता है। पर इस बार ये हमला पहले से भी काफी खतरनाक होगा। इन सभी को इस बात का एहसास हो चुका है कि पक्का ये फाइट काफी खतरनाक होने वाली है और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि तेत्सुओ और यूकियो इससे बच पाएंगे। तभी एक बंदा ये कहता है कि हाँ वो कर लेंगे, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन ये सारी बातें सभी के सर के ऊपर से जा रही होती हैं, क्योंकि वो ये भी कहता है कि मैंने ऐसा पहले भी देखा है। ये बात सुनते ही उन सभी के सामने वो टाइम दोबारा से फ्लैश होता है कि पक्का उन्होंने ये सब कहीं देखा है। अब जैसे ये काइजू उन दोनों पर अटैक करता है तो वो दोनों एक साथ उसकी गर्दन पर अटैक करते हैं और ये अटैक काफी खतरनाक था, जिससे इस काइजू की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। यानी कि इस काइजू का काम 25 हो जाता है। सभी लोगों में खुशी की एक अजीब सी लहर है और वो सारे तेत्सुओ को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि उसने फाइनली इस काइजू को जान से मार दिया है। आओ ये देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसा नजारा आज से पहले कभी भी देखा नहीं होता। तेत्सुओ ने इस काइजू को मारने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो सच में काफी इम्प्रेसिव थी और सभी लोग खासकर आओ उसे देखकर इस बात से इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि सच में तेत्सुओ काफी स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। लेकिन अभी भी ये सारा मामला थमा नहीं है और फिर हमें 100 किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अजीब सा काइजू हम सभी के सामने आता है और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये काइजू पहले वालों से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि इसकी बॉडी काफी हद तक इंसानों की तरह लग रही होती है, यानी कि 2 हाथ 2 पैर और एक फुल फ्लैश्ड बॉडी जो कि बिल्कुल इंसानों की जैसी है और ये साइज में भी काफी बड़ा है, इंसानों से तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। अब इस बड़े वाले काइजू को मारने के बाद ये सारे उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर बाकी के ह्यूमंस हैं। तेत्सुओ ये सुनकर काफी खुश है कि फाइनली उसे उस जगह पर जाने का मौका मिल रहा है, जिससे वो बाकी के लोगों से मिल पाएगा और उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। अब ये दोनों ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तेत्सुओ उससे कहता है कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि यूकियो तुम जिंदा हो। अरे हाँ इमोशनल मत हो। पर थोड़ी देर के बाद वो खुद भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यूकियो भी इस बात को जानता है कि वो भी तेत्सुओ से मिलकर काफी खुश है। जिसके बाद आओ तेत्सुओ के पास आकर उसे एक पाइनएप्पल का कैन देती है और वो ये कहती है कि ये सारी चीजें स्पेशल ओकेजन के लिए होती हैं, पर तुम इसे खा सकते हो। और साथ में वो तेत्सुओ को थैंक्स भी कर रही होती है, क्योंकि उसने बाकी सभी की जान बचाई है। अब जैसे ही तेत्सुओ इस पाइनएप्पल को खाने का ट्राई करता है तो आओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जैसे ये पहली बाइट लेता है तो आओ इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। तेत्सुओ ये सोचता है कि शायद से मैंने पक्का कुछ गलत कर दिया है, पर आओ उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं इस बात को लेकर काफी परेशान हूँ कि इस दुनिया में पाइनएप्पल की संख्या और भी कम हो चुकी है। लेकिन आओ अपने आप को संभालती है और वो तेत्सुओ से ये कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पाइनएप्पल देने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे पाऊँ। मेरा नाम है आओ नागी। तेत्सुओ ये देखकर काफी हैरान था कि आज कोई उसके सामने खड़ा हुआ है और कोई उसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन वो मन ही मन में काफी खुश भी होता है कि फाइनली वो इंसानों से मिल पाया और अब वो काफी सारे दोस्त बना सकता है। और अब आओ उसे 10 साल पहले का सीन बताना शुरू करती है कि आखिरकार 10 साल पहले क्या हुआ था। तेत्सुओ ये सुनकर पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन बाद में वो इस चीज के लिए मान जाता है। और फिर हमें 10 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा काइजू जो कि इंसानों की तरह दिख रहा होता है वो पानी से बाहर आता है और उसके ऊपर एक काफी बड़ी सफेद रंग की चीज उसके साथ चल रही होती है। सभी लोग इसे देखकर काफी शॉक थे और इंसानों ने इसे मारने के लिए अपने वेपन्स भी उठा लिए थे। पर अगली पल हम क्या देखते हैं कि उनकी बॉडी पूरी तरह से जमनी शुरू हो जाती है और इस काइजू के ऊपर जो सर्कल वाला गोला होता है वो भी कई सारे पार्ट्स में बंटना शुरू हो जाता है और ये सर्कल्स जहाँ भी जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि सारी चीजें फ्रीज होनी शुरू हो गई होती हैं। ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी थी और सारी चीजें एक एक करके जमनी शुरू हो गई। तेत्सुओ और यूकियो इन बातों को सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये सारा कुछ एक काइजू ने किया है, तो वो काइजू सच में काफी खतरनाक होगा। जिसके बाद तेत्सुओ उससे पूछता है कि उस टाइम एंटी काइजू फोर्स कहाँ पर थी। आओ उसे बताती है कि सारी की सारी सिचुएशन काफी जल्दी बिगड़नी शुरू हो गई और सारे हालात हाथों से बाहर निकल गए और जो भी लोग इसमें जिंदा बचे उन्होंने दूसरों को बचाना शुरू कर दिया और तभी आसमानों से भी काफी सारे काइजूस आने शुरू हो गए। पर साथ में वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग ये मानते हैं कि अब भी एक ऐसा मॉल है जहाँ पर बचे हुए लोग जिंदा
बंदा है और शायद से वहाँ पर एंटी काइजू फोर्स भी हो सकती है। अब ये सारे उस जगह के काफी नजदीक होते हैं। एक बंदा तेत्सुओ से ये कहता है, अरे तेत्सुओ, इससे दूर रहना, कहीं ये तुम्हें परेशान ना कर दे। और वो तो ये सुनकर ही काफी खुश था कि कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। अगली पल ये सारे मॉल के सामने पहुंच जाते हैं। आओ ये देखकर काफी खुश थी और तेत्सुओ के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इस मॉल के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें इस बात का पता लग चुका है कि आओ यहाँ पर दोबारा से वापस आ चुकी है और वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद से सेवियर भी यहाँ पर आया होगा। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे बंदों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो तेत्सुओ और यूकियो को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और उन दोनों को अपना सेवियर कह रहे होते हैं। अरे तेत्सुओ, जरा पोज दो। और वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद आओ उन दोनों को ये बताती है कि इस वाले मॉल में लाइफ कैसे स्पेंड होती है और यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। अब अंदर जाते हुए तेत्सुओ ये सारा कुछ नोटिस कर रहा होता है कि इस जगह पर काफी सारे लोग हैं और इस जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं और वो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंदर का सारा कुछ संभालते हैं और कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है ताकि वो डेली यूज की चीजों को यहाँ पर ला पाएं। अब ये सारा कुछ जानने के बाद तेत्सुओ आओ से ये पूछता है, पर तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो? अरे मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ओह हाँ, मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। वैसे आओ को यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, पर फिर भी वो जाती है ताकि वो आम लोगों को बचा पाए। तेत्सुओ यहाँ पर आ चुका है तो आओ उससे कहती है कि ये इंसान तुम्हारी देखभाल करेगा, इसका नाम है ताकीमुरा। और तेत्सुओ इस इंसान से पहले ही मिल चुका है जो कि उसे लेकर हॉट स्प्रिंग में आ जाता है ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए और अपनी बॉडी को चिल करे। तेत्सुओ ये देखकर काफी शॉक था कि इस जगह पर एक हॉट स्प्रिंग भी है। ताकीमुरा उससे कहता है कि मैंने इस जगह को तुम्हारे लिए ही स्पेशल खाली करवाया है। अभी सारे एक साथ इस हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करते हैं, यानी कि ताकीमुरा और उसका बेटा भी। पर तेत्सुओ ये सोचता है कि यहाँ पर आसपास की सारी जगह बर्फ से घिरी हुई है सिवाय इसे छोड़कर, तो यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग कैसे हो सकता है। ताकीमुरा इस बात को समझ चुका है कि पक्का ये बच्चा किसी न किसी परेशानी में है और वो ये कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ये जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस जगह के नीचे एक काइजू दफन है। तेत्सुओ ये सुनकर काफी शॉक था, पर साथ में वो ये कहता है और अब मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जो कि एक काइजू टेमर है। ताकीमुरा उसे बताता है कि ये सारा कुछ शुरू कैसे हुआ। जब यहाँ पर चारों तरफ ठंड पड़नी शुरू हो गई थी तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए उन्हें काइजू का मांस खाना पड़ा और इससे काफी सारे लोग मारे गए। और इसी में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वो मांस खाया और वो बच गए, पर जिन लोगों ने इसे खाने से मना किया वो जमकर मारे गए। और इस सफर में आओ भी जाती हुई काफी कमजोर महसूस कर रही होती है, जबकि उसने भी उस काइजू का मांस खाया होता है। एक बंदा ये कहता है कि हमें इसे छोड़कर यहीं पर जाना चाहिए और वैसे भी ये काफी जल्दी मरने वाली है। पर आओ के टीचर ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी के सामने एक काइजू आ जाता है और तभी यहाँ पर एक दूसरा काइजू भी एंट्री मार देता है। ये सारे भागते हुए आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी ताकीमुरा ये देखता है कि आओ पीछे छूट चुकी है और वो उसे बचाने के लिए आगे जा रहा होता है। सारे लोग उसे रोकते हैं कि तुम वहाँ पर मत जाओ, शायद से आओ मारी जा चुकी होगी, तुम मुझे आगे जाने से रोक नहीं सकते और अब भी वो जिंदा होगी, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। पर तुम हमारी बात सुनो, अब कोई भी सीवियर नहीं है तो तुम आगे नहीं जा सकते। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि आओ की पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है और उसे उसी काइजू की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि तुमने मेरा मांस खाया था और अब तुम काफी जल्दी मरने वाली हो। और वैसे भी मुझे इंसानों के इमोशंस काफी अच्छे लगते हैं। आओ उससे कहती है पर मैं अभी मरना नहीं चाहती, मुझे काफी कुछ देखना है और मुझे कुछ मीठा भी खाना है, मुझे प्यार करना है। अरे वाह, तुम्हारा ये दर्द देखकर मुझे काफी मजा आ रहा है। और वैसे भी इंसानों में ये दर्द, दुख और पीड़ा काफी आम है, पर मुझे यही पसंद है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है क्योंकि वो सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। तुम ये क्या बातें कर रही हो, मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ताकीमुरा और उसकी वाइफ वो खुद भूखे रहते हैं पर बच्चों को खाना खिलाते हैं, और मेरे टीचर वो चाहे कितने भी डरपोक हो पर फिर भी वो काइजू का सामना करते हैं और मैं हार नहीं मान सकती। और ये बोलते ही वो दोबारा से खड़ी हो जाती है, यानी कि उसकी बॉडी में दोबारा से हिम्मत आ जाती है। अगली पल ये काइजू काफी गुस्से में आ जाता है और जैसे वो आओ पर अटैक करने वाला होता है तभी ये दूसरा काइजू उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो आवाज आओ से बात कर रही होती है वो भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक थी।
कि ये काइजू उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। आओ भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक थी कि उसकी बॉडी से काफी अजीब सी चीज बाहर निकल रही है और ये काइजू भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है जो कि आओ को बचा रहा है। इन सभी की फटकर चार हो जाती है क्योंकि इन सभी ने आज से पहले ऐसा नजारा देखा नहीं होता और वो ये समझ जाते हैं कि आओ कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक काइजू टेमर बन चुकी है जो कि काइजूस को टेम कर सकती है और अब ये काइजू उनकी साइड से है। अब ये काइजू आओ से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स काफी अच्छी लगी और जब तक तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स हैं मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और हाँ मैं तुम्हारे लिए इस पूरी जगह को गर्म भी रखूंगा। आओ भी ये सुनते ही काफी खुश हो जाती है कि अब एक काइजू उनके साथ में है और वो काइजूस को टेम कर सकती है। फिर प्रेजेंट में तेत्सुओ को वो काइजू दिखाया जाता है जो कि सच में इस जमीन के नीचे है और उसकी पूरी बॉडी आग से जल रही होती है। तेत्सुओ ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान रह जाता है और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस बड़े काइजू के ऊपर नजर बनाए हुए है और इसका नाम है इसेकी। तभी उसका एक साथी यहाँ पर आता है जो कि है टोजी। वो उससे कहता है कि सर हमें यहाँ से जाना होगा, रात काफी होने वाली है और अगर हम ज्यादा आगे गए तो हमारे गर्म कपड़े भी काम नहीं आएंगे। मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ तो इसलिए हमें एक हीट सोर्स चाहिए और ये उसी काइजू की बात कर रहा होता है जो कि उस मॉल में है। पर मैं इस बात को भी जानता हूँ कि अगर हम इस दुनिया को बचाना चाहते हैं तो हमें किसी भी तरह से इस काइजू को जान से मारना होगा। क्या तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो? और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जिस बिल्डिंग के ऊपर वो सारे खड़े हुए होते हैं वो बिल्डिंग कोलैप्स करनी शुरू हो जाती है और नीचे से काफी सारे काइजूस बाहर निकलते हैं। इन तीनों को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस वाले ह्यूमनॉइड काइजू की काफी सारे बॉडीगार्ड्स हैं जो कि उनके पहले से ही आसपास थे। तभी ये बात सामने आती है कि सारे ही एंटी काइजू फोर्स से हैं और टोजी उस काइजू के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वो ये जानता है कि वो ही इस वर्ल्ड की आखिरी उम्मीदें हैं तो उन्हें इससे फाइट करनी होगी। इस तरफ ये सारे भी उस काइजू के पास आ चुके हैं। तेत्सुओ उसे देखकर काफी हैरान था कि सच में ये काइजू काफी बड़ा है और इसकी पूरी बॉडी से आग बाहर निकल रही है। आओ उससे कहती है लैंड ऑफ मैन मैं आ चुकी हूँ, पर वो उससे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, अभी मैं आराम कर रहा हूँ। अब जैसे ये काइजू सांस लेता है तो उसकी सांस से सामने रखा हुआ एक कपड़ा पूरी तरह से आग में जल जाता है, यानी कि उसके आसपास की सारी चीजें काफी गर्म है, यहाँ तक कि उसकी सांस भी। ताकीमुरा ये कहता है कि आओ हमारे लिए काफी लकी है कि वो हमारे साथ है और इसीलिए ये काइजू भी हमारे पास है। जिसके बाद आओ तेत्सुओ को ये बताती है कि वो भी फायर को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन तुम ये सारी बातें छोड़ो, क्या तुम ये जानते हो कि ये वाला काइजू हिल नहीं सकता क्योंकि इसने अपनी सारी पावर्स हम सभी को गर्म करने में लगाई हुई है। और ये तेत्सुओ को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि लैंड ऑफ मैन को कुछ चाहिए और वो है किताबें और मैं रोज ही इसे एक नई किताब पढ़कर सुनाती हूँ जो कि इसे काफी अच्छी लगती है। सीन चेंज होते ही ताकीमुरा उसे लेकर एक रूम में आ जाता है। वैसे ये एक क्लासरूम है। ताकीमुरा उससे कहता है कि वैसे तो ये वाले कमरे उन्हें दिए जाते हैं जिनकी फैमिली होती है और अब से तुम भी हमारी फैमिली का ही एक पार्ट हो। जिसके बाद वो उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, ये है मेरा बेटा जोजी। लेकिन भाई जैसे ही तेत्सुओ ये वाला कर्टन हटाता है तो हगाने सामने ड्रेस चेंज कर रही होती है और वो उसे देखकर उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है। अभी ओए नल्ले तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं तेरी याददाश्त मिटा दूंगी, भाग जा यहाँ से। पर भाई तेत्सुओ तो पहले ही बेहोश हो चुका है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि उसे देखना नहीं चाहिए था। जैसे उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि हगाने काफी नॉर्मल तरीके से उसके सामने बैठी हुई है। हगाने उससे कहती है कि मेरे डैड तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर गए हैं। तेत्सुओ इसे देखकर काफी खुश हो जाता है कि लाइफ में उसे पहली बार एक लेटर मिला है और ये भी उसकी किताब का ही एक स्टेप है, यानी कि वही किताब जिससे ये पता लगता है कि दोस्ती कैसे करते हैं। इस लेटर में ताकीमुरा ये लिखता है कि तुम्हें हगाने का ध्यान रखना है, उसने 1 महीने पहले ही अपनी माँ को खोया है और अगर वो ये जिद करती है कि उसे अपनी माँ की वर्कशॉप में जाना है तो तुम्हें उसे रोकना होगा। और इससे पहले तेत्सुओ कुछ बोलता हगाने उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और वो इसे बहला फुसलाकर अपनी माँ की वर्कशॉप में लेकर आ जाती है और वो ये कहती है कि उसकी माँ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से थी और उनकी काफी सारी रिसर्चेज हैं। क्या तुम्हारी मॉम काफी महान थी? अरे हाँ वो काफी अच्छी थी। और साथ में वो ये कहती है कि उसे बचपन से ही काफी सारी चीजें बनाने का शौक है और उसकी माँ हर बार उसकी तारीफें किया करती थी कि वो चीजों को काफी अच्छे से बनाती है। और अब यहीं से हमारा सीन दोबारा से चेंज होता है जहाँ पर हमें इसेकी को दिखाया जाता है और उसके साथियों को। इसेकी ये कहता है कि हमने फाइनली उस काइजू को जान से मार दिया और हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, यानी कि उसकी एक आँख। टोजी उसे बताता है कि हमें एक रिपोर्ट मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि सीवियर तेत्सुओ दोबारा से अर्थ पर आ चुका है और वो उसी मॉल में है। और ये कर्नल ये बात सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगा था कि सारे लोग मारे जा चुके हैं, क्या तेत्सुओ अब भी जिंदा है? और अब वो ये कहता है कि काइजू डिफेंस फोर्स पहले ही खत्म हो चुकी थी और हम दोबारा से राख से बने हैं, तो इस बार कोई भी हमें दुनिया को बचाने से रोक नहीं सकता।
अब जैसे ही ताकीमुरा घर आता है वो ये देखता है कि ये दोनों ही बच्चे काफी थके हुए हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन भाई जैसे ही तेत्सुओ उसे सारा कुछ बताने वाला होता है तो हगाने उसका मुंह बंद कर देती है। अरे डैड कुछ भी नहीं। ताकीमुरा टॉपिक को चेंज करता है और ये सारे खाना खाकर आराम से घोड़े बेचकर सो जाते हैं। लेकिन तेत्सुओ को नींद नहीं आती। वो ये सोचता है कि ऐसे सबके साथ खाना खाना और ऐसे सोना, ये मेरी उस किताब के 2 स्टेप्स हैं जिन्हें मैंने कंप्लीट कर दिया है। हगाने को एक काफी बुरा ड्रीम आता है जिसमें काइजू उसकी माँ को निगल जाता है। हगाने ये देखकर काफी रोना शुरू कर देती है और फिर हमें एक काइजू को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है। वो ये कहता है कि मुझे इंसानों को खाना काफी पसंद है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम है रिको, वो इस काइजू से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये काइजू उसकी बातें नहीं सुनता और वो ये कहती है कि आर्टेमिस तुम मेरी बात सुनो, लेकिन वो तो आराम से खाने पर फोकस कर रहा होता है। और ये वाला काइजू मिशिमा मॉल के पास में है। इसे कि ये कहता है अगर वो काइजू वहाँ पर है तो ये हमारे लिए काफी बड़ा एसेट है और तुम मुझे वहाँ की सारी रिपोर्ट्स दो कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे हाँ, ये बात एकदम सच है कि तेत्सु वहीं पर है, उस आग वाले काइजू के पास में, और उसके पास उसकी वो मशीन भी है। लेकिन इन सभी के बात करने से एक बात और सामने आती है कि ये वाला कर्नल काफी खतरनाक है। रिको ये बोलती है कि हमारी पहली प्रायोरिटी वो आग वाला काइजू है, पर क्या इसके लिए सारे इंसानों को मारना जरूरी है? अरे नहीं, तुम गलत सोच रही हो। हम उन्हें एक साथ जान से नहीं मारेंगे, पहले हम उन्हें बंदी बनाएंगे और बाद में उनका सफाया करेंगे। सीन चेंज होते ही हमें तेत्सुओ और हगाने को दिखाया जाता है और ये दोनों ही एक चीज पर काम कर रहे हैं। हगाने उससे कहती है कि अब मैं पहले से काफी हल्का महसूस कर रही हूँ, पर जब से मैंने गन पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो मैं सही से सो नहीं पा रही हूँ, पर तुम्हारे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। हगाने उससे कहती है कि तुम नीचे झुक जाओ। तेत्सुओ ये सोचता है अभी ओए ये मेरे साथ क्या करेगी, और तभी वो उसके सर पर हाथ रखती है और वो ये कहती है गुड जॉब। हगाने को ये करने के बाद काफी अजीब सा एहसास महसूस होता है, पर तेत्सुओ तो बेहोश हो चुका है। जिसके बाद हगाने उस चीज को नोटिस करती है जो कि उन दोनों ने अभी अभी बनाई है, और साथ में वो अपनी माँ को भी याद कर रही होती है क्योंकि उसे अपनी सारी तारीफें अपनी माँ से ही मिलती थी। अब ये सारे बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और हगाने को ये देखकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता कि तेत्सुओ उसकी माँ की जगह पर बैठा हुआ है। और तभी उसे दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है कि कैसे उस काइजू ने उसकी माँ को जान से मार दिया था और वो उस वक्त कितनी तड़पी होंगी। रात में जैसे ही तेत्सुओ की आँख खुलती है वो ये देखता है कि उसके पास एक लेटर है जो कि हगाने का है, और इस लेटर में हगाने उसे कहती है कि मेरी माँ को एक काइजू ने जान से मार दिया था और अब मैं बाहर जा रही हूँ, वो भी अकेले। पर कुछ टाइम के बाद हगाने को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके सामने वही काइजू आ जाता है जिसका नाम है आर्टेमिस, और ये वही काइजू है जिसने उसकी माँ को खाया होता है। आर्टेमिस पहले इसे खाने से चूक गया था, पर इस बार वो ये मौका नहीं छोड़ेगा, और जैसे वो हगाने पर अटैक करता है तो वो अपने शूज को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन उससे पहले वो अपनी माँ से कहती है कि अब मेरे सामने दूसरा मौका है और मैं इसे जान से मार दूंगी। मॉम आप बस देखती रहो। अभी काइजू दोबारा से हगाने पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन यहीं से हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ पर हमें तेत्सुओ को दिखाया जाता है और वो इस बात को जानता है कि ये एक एंटी काइजू बूट्स हैं, पर अगर कोई काइजू काफी फुर्ती से इसके ऊपर अटैक करता है तो इन बूट्स से बचना भी आसान नहीं है। अगले पल हगाने अपना एक और खतरनाक वेपन बाहर निकाल लेती है। आर्टेमिस उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वेपन से मुझे मार दोगी? लगता है मुझे दोबारा से इंसानों का मांस खाने का मौका मिलेगा। अभी काइजू जैसे ही हगाने को जान से मारने वाला होता है वो इस रॉकेट को उसके मुंह में लॉन्च कर देती है, और इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं जो कि उस काइजू के पूरे मुंह में घुस जाते हैं और उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। ये काइजू चिल्लाने की भी कोशिश करता है, पर ये पेन उतना ही ज्यादा बढ़ रहा होता है। हगाने उससे कहती है कि अब तुम किसी भी इंसान को मार नहीं पाओगे और सच कहूँ तो उसे खा नहीं पाओगे, और वो अपनी माँ को याद करना शुरू कर देती है और वो उनके दर्द को याद कर रही होती है। हगाने इस बात को भी काफी अच्छे से जानती है कि अब क्या होगा। जैसे ये काइजू उसे मारने के लिए आगे आता है तो तभी तेत्सुओ की एंट्री हो जाती है और वो आते ही इस काइजू का एक हाथ काट देता है। यूकियो इस काइजू से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनते ही आर्टेमिस यहाँ से भाग जाता है। तेत्सुओ भागते हुए हगाने के पास जा रहा होता है, लेकिन वो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, और ये दोनों ही फुट फुट कर रो रहे होते हैं। फिर हमारी कहानी दोबारा से पास्ट में आती है जहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब इन काइजूस ने अर्थ पर अटैक करना शुरू किया था, और उसी टाइम एक डिफेंस फोर्स बनाई गई थी जिसमें एक बंदा ज्वाइन करता है जिसका नाम है इसेकी, और ये बंदा काफी माहिर है और शूटिंग में भी एक नंबर है। उसके आसपास के सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो इस डिफेंस फोर्स में काफी ऊपर तक पहुँच जाता है। एक रात वो जाते हुए अपने साथियों से कहता है कि हमें किसी भी तरह से इस काइजू को जान से मारना होगा। अगर ये सिटी में आ गया तो काफी सारे लोग जान से
हाथ धो बैठेंगे। अब ये उस काइजू के सामने आ जाते हैं जो कि इन सभी पर अटैक्स करना शुरू करता है। डिफेंस फोर्स के काफी सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर इसेकी अब भी डटा रहता है, यानी कि वो इस काइजू को जान से मारने वाला है। अगले पल वो एक रॉकेट लॉन्चर को बाहर निकालता है और इस काइजू पर एक जोरदार अटैक करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। इसेकी ये देखकर काफी खुश था कि उसने काफी सारे लोगों की जान बचा ली है, जो कि उसे अपना सेवियर कह रहे हैं। ऐसे ही मेहनत करते करते और काफी सारे काइजूस को जान से मारते हुए इसेकी काफी ऊंचे पद तक आ जाता है और उसकी काबिलियत सभी के सामने आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ ही उससे कहते हैं कि तुम आगे जाकर काफी बड़ा कुछ हासिल करने वाले हो। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब टीवी पर यह अनाउंस हो रहा होता है कि एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम है तेत्सुओ, और उसने एक रोबोट को चलाना सीख लिया है और वो काफी सारे काइजूस को अकेले ही जान से मार रहा है। जैसे ही इसेकी ये सारा कुछ सुनता है तो उसका दिमाग सनकना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अकेला ही ह्यूमैनिटी का सेवियर बनना चाहता था और अब ये 9 साल का बच्चा उसके बीच में आ रहा है। अब धीरे धीरे करके इस डिफेंस फोर्स में लोगों की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी का ये मानना था कि इंसानों से ज्यादा रोबोट्स काइजूस का काफी अच्छे से सामना कर सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं है। अब इन सारी बातों को पता करने के लिए इसेकी रोबोट्स के पास आता है और वो ये कंक्लूजन निकालता है कि ये वाले रोबोट्स काफी स्लो हैं और जितना मैं सोचता हूँ ये रोबोट्स उसे काफी स्लो रिएक्शन करते हैं। तेत्सुओ भी धीरे धीरे करके लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं, क्योंकि वो नुकसान भी काफी कम करता है और सारे काइजूस को काफी आराम से ठिकाने लगा देता है। और तभी सायरन बज जाता है, यानी कि 3 और एंटी गैलेक्टिक काइजूस यहाँ पर आ चुके हैं। इसेकी अपनी टीम को लेकर वहाँ पर जाता है, पर ये पूरी टीम उन काइजूस के सामने टिक नहीं पाती। इसेकी उनसे कहता है कि तुम सारे पीछे हो जाओ। ये सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर अब भी इसेकी उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर खड़ा होता है। वो ये सोचता है कि मैं इससे फाइट करूंगा और सभी लोग ये जानेंगे कि मैं ही असली सेवियर हूँ। और इससे पहले ये काइजू उसके ऊपर अटैक करता, तेत्सुओ यहाँ पर आ जाता है, जो कि इस काइजू को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर उसके मन में काफी गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर बंदूक भी तान देता है, पर उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, तो वो बस खड़े हुए तेत्सुओ को गुस्से से देख रहा होता है। इसी पल से उसके मन में तेत्सुओ के खिलाफ नफरत भरनी शुरू हो गई और उसने काफी कम टाइम में काफी ऊंचे पद हासिल किए और सभी के सामने ये बात रखी कि इस दुनिया का सिर्फ एक ही सेवियर नहीं होना चाहिए। हम ऐसे ही काफी सारे बच्चों को खड़ा करेंगे जो कि उसकी तरह ही इस दुनिया को बचाएंगे और सेवियर कहलाएंगे। सच में वो उससे भी आगे जा सकते हैं। फिर हमारे सामने ये सारी बातें फ्लैश होती हैं कि कैसे बिग फ्रीज आया और कैसे तेत्सुओ की फाइट उन सारे काइजू से हुई थी और वो एक जोरदार ब्लास्ट भी। यही वो टाइम था जब इसेकी की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, यानी कि उसने जिन बच्चों को तैयार किया था उसमें से काफी सारे लोग मारे जा चुके थे। और ऐसे ही हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसेकी और ये कुछ बच्चे अब भी जिंदा हैं, यानी कि इस माहौल में भी सरवाइव कर चुके हैं। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ये सारे मिलकर एक साथ यूक्यो पर अटैक करते हैं और निशाना एकदम सीधा लगता है, जिससे यूक्यो को काफी ज्यादा डैमेज आता है। तेत्सुओ उसकी तरफ भागने का ट्राई करता है और तभी इसेकी की टीम का एक बंदा ये कहता है, अरे वाह, देखा मेरा निशाना एकदम बेचूक था, काफी मजा आया। हमने इस बच्चे को मिशिमा मॉल से दूर कर दिया, यानी कि उनका सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर ढेर पड़ा हुआ है, तो किस्मत भी हमारे साथ है। अब उसकी एक साथी उससे कहती है कि उसका काइजू मारा जा चुका है, यानी कि वो अल्टीमिस की बात कर रही है। इसेकी उससे कहता है, तो क्या हुआ, तुम मेरे पीछे खड़ी होकर ये सारा नजारा देख सकती हो। और वो ये बात काफी अजीब तरह से कह रहा होता है, जिसके बाद वो ये कहता है कि वो टाइम आ चुका है कि जब मैं तेत्सुओ को अपने हाथ से जान से मारूंगा। अभी ये सारे इस बात को लेकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने तेत्सुओ को बुरी तरह से घायल कर दिया है और यूक्यो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और ये इसे काफी अजीब तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और भाई तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यूक्यो यहाँ पर आ जाता है, तुम्हारी बैक में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। और वो ये बोलते ही एक स्लैश करके इस काइजू के सींग को धड़ से अलग कर देता है। यूक्यो इस बात को नोटिस करता है कि इस वाले काइजू के ऊपर कुछ इंसान खड़े हुए हैं और वो ये चाहता है कि वो बस इस काइजू को ही जान से मारे, न कि इन इंसानों को। लेकिन उसका एक हाथ उसकी बॉडी से अलग हो चुका है और वो अपने एक ही हाथ से 6 शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करता है। पर ये सारे ही लोग यहाँ से टेलीपोर्टेशन के जरिए गायब हो जाते हैं। तेत्सुओ ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक था, क्योंकि टेलीपोर्टेशन उसके दिमाग के ऊपर से जा रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। सामने वो लोग एक ही पल में गायब हो गए। इस तरफ इसेकी हम सभी को ये बताता है कि इंसान अपने 10% ब्रेन का ही इस्तेमाल करता है, पर अगर वो अपने ब्रेन का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो काफी सारी हाइपर फिजिकल स्ट्रेंथ को भी अचीव कर सकता है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन और आग को पैदा करना। लेकिन वो इन सारी चीजों को बकवास कहता है। वो ये कहता है कि अकेले इंसानी दिमाग ऐसा नहीं कर सकता, पर अगर उसे किसी काइजू के साथ जोड़ दिया जाए तो इंसान काफी कुछ कर सकता है। तेत्सुओ ये सोचता है कि यहाँ
यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे इन काइजू से जुड़े हुए हैं और वो काफी आसानी से इनकी पावर्स को भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तेत्सुओ को ये सारी बातें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि आखिरकार एक काइजू टीमर क्या क्या कर सकता है। हगाने भी खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है और वो ये देखकर काफी हैरान थी कि सामने जो इंसान है वो दूसरे इंसानों पर अटैक क्यों कर रहे हैं। पर हाँ, एक बात तो साफ है कि ये सारे ही आओ की तरह काइजू टीमर्स हैं और ये काफी खतरनाक हैं। सिचुएशन काफी वर्स्ट हो चुकी है क्योंकि अब उनके सामने 5 इंसान हैं और ये पांचों के पांचों ही काइजू टीमर्स हैं और उनके पास काफी खतरनाक काइजूस भी हैं। लेकिन भाई आओ को इन सारी बातों के बारे में पता नहीं होता, वो तो यहाँ पर आराम से मस्ती कर रही होती है। फिर हमें दोबारा से इसेकी को दिखाया जाता है जो ये कहता है कि भले ही ये लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर हम किसी से भी हारने वाले नहीं हैं। और वो अपने आप से ये वादा करता है कि वो किसी भी तरह से तेत्सुओ को जान से मार देगा। तो इसीलिए वो अपने प्लान में चेंज करता है कि वो सारे मिशिमा नहीं जाएंगे और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेत्सुओ को यहीं पर जान से मार देंगे। हगाने ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान थी कि तेत्सुओ काफी शांत है, लेकिन तेत्सुओ वही कर रहा है जो कि वो काफी अच्छे से कर सकता है, यानी कि लड़ने की तैयारी। अगले पल सारे के सारे काइजूस तेत्सुओ को मारने के लिए आगे आते हैं और वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर वो ये देखकर काफी हैरान था कि ये सारे काइजूस उसे पास करते हुए आगे जा रहे हैं और उसे बात समझ नहीं आती। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि इसेकी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और उन्होंने अपने प्लान में टाइम रहते ही चेंज कर लिया है। और वो इन सभी को देखकर ये कहता है, क्या तुम जानते हो कि हमारी सेना कहाँ पर जा रही है? तेत्सुओ और बाकी सब ये सुनते ही काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आंसर जानते हैं। मेरे सारे के सारे साथी मिशिमा मॉल तक जा रहे हैं और उन्हें वहाँ जाने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे और तुम्हारे पास भी इतना ही टाइम है कि तुम इन काइजूस को मारकर जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। यूकियो काफी गुस्से में है और वो इससे कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पर जैसे यूकियो इसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी खतरनाक काइजू आ जाता है जो कि यूकियो पर एक जोरदार अटैक करके उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। इसेकी अपने काइजू से कहता है, हरकुलिस इन सभी को खत्म कर दो।